देखो, ये जो यूनिट 7 है ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करती है, इंडेमनिटी एंड गारंटी। जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में, है ना। यहाँ हम एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। इंडेमनिटी और गारंटी दोनों की सिमिलैरिटी पहले समझ लो। यहाँ पे दोनों केसेस में 3 पार्टीज होंगी, 2 मेन पार्टीज होंगी, एग्जाम्पल के लिए ए और बी। इन दोनों के बीच में कोई प्रोमिसेस होंगे रेसिप्रोकल, और दोनों पार्टीज एक तरह से एक दूसरे के लिए परफॉर्मेंस कर रही है। तो नॉर्मल केस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। स्पेशलिटी क्या है इंडेमनिटी और गारंटी की? यहाँ एक तीसरी पार्टी भी इन्वॉल्व होगी, एग्जाम्पल के लिए सी। और सी ऐसा कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं कि सी ये कह रही है कि अगर बी ने परफॉर्मेंस नहीं किया तो मैं या तो परफॉर्म करके दूंगी, मतलब एक तरह से कॉन्टिंजेंसी है। बी ने अगर परफॉर्म नहीं किया, ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का है सिचुएशन है, राइट। और इस सिचुएशन में हमने पढ़ा था, वहां एग्जांपल में भी देखा था कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कि इंडेमनिटी और गारंटी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि अगर बी परफॉर्म नहीं करता तो सी उसके बदले में परफॉर्म करेगा, मतलब सी एक तरह से क्या दे रहा है, परफॉर्मेंस की गारंटी दे रहा है, इसीलिए ये गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। जो इंडेमनिटी का केस है वो भी लगभग सिनारियो ऐसे ही होता है कि बी अगर परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो सी परफॉर्म करके देगा। लेकिन वो क्या परफॉर्म करके देगा, सवाल ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की बजाय केवल कंपनसेशन ऑफ लॉस करके देगा, मतलब ए को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगा, है ना। इसको थोड़ा मैं और एग्जांपल में ले लेता हूं। सपोज बी ने प्रॉमिस किया था गुड्स डिलीवर करने का, तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि अगर बी गुड्स डिलीवर नहीं करेगा तो सी गुड्स डिलीवर करके देगा। जबकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि अगर गुड्स डिलीवर नहीं किए बी ने, मतलब बी ने अपना परफॉर्मेंस नहीं किया, तो सी बी का परफॉर्मेंस नहीं करेगा। एक्चुअली ए को जो लॉस होगा ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ बी, उस नुकसान का कंपनसेशन करेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसी नेचर के होते हैं, इंडेमनिटी नेचर के, कि जैसे सपोज हमने लॉस इन ट्रांजिट के लिए इंश्योरेंस लिया है कि रास्ते में सामान जो है वो खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इसके लिए हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी हमारे गुड्स की गारंटी नहीं लेती कि तुम तक गुड्स पहुंचेगा। इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि अगर रास्ते में तुम्हारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी वजह से तुम्हें जो नुकसान होगा, एक्चुअल नुकसान, वो हम कंपनसेट करके दे देंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल टाइप है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, पर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है। हम कई सारे स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें हमने सबसे पहले आज ये पढ़े गारंटी और इंडेमनिटी। आगे जाके हम एजेंसी, वो भी एक स्पेशल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में भी अगली यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों स्पेशल हैं। क्या स्पेशल हैं वो हम देखते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ 3 पार्टी इन्वॉल्व है, 2 पार्टी के बीच में इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों पार्टीज का है, ए और बी आपस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन सी बीच में क्या कर रहा है, अगर कोई पार्टी परफॉर्म नहीं करती उसके बदले में या तो वो परफॉर्म करके देता है, अगर वो परफॉर्म करके देता है तो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर सी ये कहता है कि अगर बी परफॉर्म नहीं करेगा तो मैं उसकी वजह से जो लॉस ऑकर होगा ए को, मैं केवल लॉस कंपनसेट करके दूंगा, तो फिर ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने बता दिया। अंतर है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस होती है, जबकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में केवल कंपनसेशन ऑफ लॉस होता है। मोड ऑफ डिस्चार्ज, ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज मतलब कि एक तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट पे अब हम किसी पार्टी पे एनफोर्समेंट नहीं ला सकते, तो उसे डिस्चार्ज कहते हैं। सपोज यहां पे ये बात होगी बेसिकली कि ये सी डिस्चार्ज कब हो जाएगा, मतलब सी के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं बचेगा, उसे हम कहेंगे सी डिस्चार्ज हो गया। सी के ऊपर हम एनफोर्समेंट नहीं ला पाएंगे तो हम कहेंगे सी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होने के कितने रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूनिट का ओवरव्यू देखें तो क्या क्या है इसमें। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे पहले क्या होते हैं, फिर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट सीखेंगे क्या होते हैं। ये श्योरिटी कौन व्यक्ति होता है, ये वही है सी, है ना, हमारे एग्जाम्पल का सी,
जो भरोसा दे रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, या वो ये भरोसा दे रहा है कि भाई अगर किसी पार्टी को नुकसान हो जाएगा तो मैं कंपनसेट करूंगा, तो भरोसे वर्ड से ही बना है श्योरिटी। उसी बंदे को हम श्योरिटी कहेंगे जो ट्रस्ट दिला रहा है पार्टीज को कि जिस परफॉर्मेंस मिलेगा, मतलब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में ये ट्रस्ट है, और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में वो ये ट्रस्ट दिला रहा है कि अगर लॉस हुआ तो मैं कंपनसेट करके दूंगा। कंटिन्यूइंग गारंटी, ये वो वाले केसेस हैं जहां पे हर कॉन्ट्रैक्ट पे गारंटी नहीं, मतलब गारंटी देने की जरूरत नहीं है, एक पीरियड के ऊपर गारंटी दे दी जाती है कि सपोज 6 महीने में जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबकी गारंटी ले रहा हूं मैं। तो 6 महीने में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, वॉट एवर नंबर इट इज। हर कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे गारंटी देने की जरूरत नहीं है, मैंने इनिशियली ये गारंटी दे दी कि यहां से 6 महीने तक जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे सबकी गारंटी है, सब पे मैं श्योरिटी बन रहा हूं। हर केस में मैं कह रहा हूं या तो परफॉर्मेंस होगी मतलब गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जैसा, या फिर मैं कंपनसेशन ऑफ लॉस करूंगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट जैसा। तो इस तरह की सिचुएशन को कंटिन्यूइंग गारंटी देखेंगे, हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। मैंने जस्ट एक हिंट दिया कि यहाँ एक्चुअली एक पीरियड पे, ओवर द पीरियड हम गारंटी दे देंगे और उस पीरियड में होने वाले सभी कॉन्ट्रैक्ट पे गारंटी रहेगी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ये तो मैंने अभी बताया कि वो जो सी है, जो श्योरिटी है, जो भरोसा दे रहा है इंडेमनिटी का या गारंटी दे रहा है परफॉर्मेंस की, वो डिस्चार्ज कब हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट का वो हिस्सा है तो उसके अगेंस्ट पार्टीज का क्लेम है। डिस्चार्ज होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए भी उस पर्सन के अगेंस्ट, श्योरिटी के अगेंस्ट ये लोग कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे, मतलब उसे उस पे परफॉर्मेंस ड्यू नहीं कर पाएंगे या उससे परफॉर्मेंस लेना कंपलसरी नहीं कर पाएंगे कोर्ट जाके। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज राइट्स ऑफ श्योरिटी। भाई ये जो सी है इसे कुछ हक भी तो देना पड़ेंगे, इसका लेना देना क्या है कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी का था, इसने अगर गारंटी या सिक्योरिटी दी है तो ऑब्वियस बात है कि इसके लिए वो कंसिडरेशन क्या है उसका, या उसको राइट्स क्या मिलेंगे। तो ऑब्वियस बात है, एक छोटा सा राइट बता देता हूं, अगर सी ने बी के नॉन परफॉर्मेंस के अगेंस्ट गारंटी या इंडेमनिटी ली थी तो वो जो भी कुछ करता है ए के लिए वो रिकवर कर सकेगा बी से। मतलब सपोज अगर ए को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई आज तो सी ने कर दी, बाद में सी उसे बी से रिकवर कर लेगा। इसे मैं अगेन डिटेल में बताऊंगा, ये तो केवल ओवरव्यू के लिए बता दिया कि केवल इतनी ही बातें हैं, राइट, कुछ नई बातें नहीं है, और ऑलरेडी हम इसमें से काफी सारा डिस्कस पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आगे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी जो है वो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पेसिफिक हैं। स्पेशल का मतलब ये जनरल नेचर के नहीं है। जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो स्पेसिफिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इनको अलग से आइडेंटिफाई किया और इसके लिए अलग से रूल बनाए। तो ऑब्वियस बात है कि जनरल नेचर को पढ़ के आप उसे इंडेमनिटी और गारंटी पे नहीं लगाएंगे। इस इंटेंशन से ही लॉ मेकर्स ने इनके लिए अलग से सेक्शंस बनाए हैं। तो जनरल नेचर के सारी चीजें इसमें लगेंगी नहीं, हाँ कॉमन सेंस या स्पिरिट ऑफ द लॉ तो वही चलेगा जैसा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। लेकिन यहाँ पे पार्टीज मल्टीपल हो गई हैं। जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में तो दो ही पार्टी थी, एक प्रॉमिसर एक प्रॉमिसी, दोनों के बीच में रेसिप्रोकल प्रॉमिस थे, उन दोनों का एग्रीमेंट था, फ्री कंसेंट थी, वो सब हमने पढ़ा ही है ना। वो सब यहाँ भी जनरली रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है। इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्पेसिफिक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के लिए लॉ मेकर्स ने अलग से सेक्शन बनाए हैं, इसलिए जनरल नेचर के प्रोविजंस सीधे सीधे अप्लाई मत करो, ये सेक्शंस लगाओ। आई होप ये बात समझ में आई। आगे, इन एडिशन टू स्पेसिफिक प्रोविजंस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो एप्लीकेबल। तो वो ये कहने की बात कर रहे हैं कि भैया हमने ये जो 124 से 147, 124 से 147 ये जो सेक्शंस बनाए हैं ये इंडेमनिटी और गारंटी के बनाए हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप वो सब भूल जाओ कि एग्रीमेंट होना चाहिए, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए जाने चाहिए। कंसिडरेशन एक एसेंशियल एलिमेंट है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला रूल जो है वो फॉलो होगा, ये सब होगा, ठीक है, वो सब एप्लीकेबल है। उसके अलावा 124 से 147 पे ध्यान दिया जाए। ये है लॉ मेकर्स का इंटेंशन इंडेमनिटी और गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे,
ठीक है, तो पुरानी सारी चीजें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, वो तो अप्लाइड है ही। स्पेशली ये सारी चीजें और हैं। स्पेशली ये चीजें क्यों लिखनी पड़ी, क्योंकि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो दो ही पार्टी थी, यहाँ तीन पार्टी हो गई। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो कॉन्टिजेंसी नहीं थी हर कॉन्ट्रैक्ट में, यहाँ पे कॉन्टिजेंसी है कि बी नॉन परफॉर्मेंस करेगा तो सी का रोल आएगा, और फिर सी का क्या रोल होगा, उसे कब डिस्चार्ज माना जाएगा, और उसको क्या राइट्स दिए गए हैं कि उसने जो खर्चा किया, उसने जो नुकसान उठाया, उसको वो रिकवर कैसे करेगा। ये सारी कहानी जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं थी, इसके लिए हमने 124 से 147 लिखे हैं। ये इंडेमनिटी और गारंटी भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या करेंगे, इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वो सारे कंसिडरेशंस के साथ ही बात करेंगे कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कंसिडरेशन है, कंसेंसस है, आइटम है, वो सब लगेगा। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मैंने बताया कि ये कंपनसेशन ऑफ लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, और दो मेन पार्टीज होंगी। बेसिकली इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, और कॉन्टिजेंसी होगी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। ये जो श्योरिटी होगा, ये जो भरोसा देने वाला पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये कंपनसेट करेगा अदर पार्टी को जिसका नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि तीन पार्टीज हैं, ए बी, इन दोनों के बीच में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी सी, जो कंपनसेट करेगा। सपोज एग्जांपल के लिए बी को नुकसान हुआ है तो बी को कंपनसेट करेगा। यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ लॉस होगा, ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस। ऐसी सिनेरियो में हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जरा इसको पढ़ के देख लेते हैं। इंडेमनिटी का तो बेसिक मीनिंग है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, ऐसा कह लो, या ये कह लो टू मेक गुड द लॉस, मतलब नुकसान की भरपाई करना। और कंपनसेट, ये वर्ड सबसे ज्यादा जस्टिफाइड है, कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड सम लॉस। तो ये तो उसका मीनिंग हुआ, लेकिन इसे डिफाइन किया है। ये देखो इसकी डेफिनेशन है। जब भी किसी चीज की हम किसी एक्ट में डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें जनरल सेंस या कॉमन सेंस को साइड में हटा देना चाहिए, क्योंकि लॉ मेकर्स ने उसे डिफाइन किया ही इस पर्पस से है कि आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग ले पाओ। जो उनका इंटेंशन था, लॉ मेकर्स का इंटेंशन है इंडेमनिटी को लेके, उस इंटेंशन को समझना है तो हम डेफिनेशन देख रहे हैं उसकी। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम। तो यहाँ पे सी जो है वो पार्टी है जो ये प्रॉमिस कर रही है कि अगर बी को लॉस होगा तो मैं कंपनसेट कर दूंगी। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। मतलब बी को ये नुकसान ए की वजह से हुआ है तो भी कंपनसेट करूंगा, अदर पर्सन की वजह से हुआ है तो भी कंपनसेट करूंगा। तो सी ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं बी को कंपनसेट करूंगा, वो नुकसान ए की वजह से हो या अदर की वजह से हो। कोई समस्या है तो बताना। एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है, चलो वो भी देख लें। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट। अब देखो दो मेन पार्टी कौन है, एक्स और गवर्नमेंट, ये मेन पार्टीज है। टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। तो एक्स ने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरी पढ़ाई के बाद मैं इंडिया वापस आ जाता हूँ। एक्चुअली में उसको स्कॉलरशिप पे गवर्नमेंट ने भेजा होगा, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट करके गया है कि मैं पढ़ाई के बाद वापस आऊंगा, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पढ़ने गया था। आगे क्या बोलता है वो, मैं वापस आके क्या करूंगा, सर्व द गवर्नमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। उसके बाद मैं आके इंडियन गवर्नमेंट की जॉब करूंगा और 5 साल तक इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करूंगा। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स फेल्स टू रिटर्न टू इंडिया। मिस्टर एक्स पढ़ाई करने के बाद इंडिया नहीं आते। ही विल हैव टू रिम्बर्स द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को उनको खर्चे वापस देने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे तो तीन पार्टी नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो इंटेंशन है उसे समझना। लॉस तो कंपनसेट करने की बात हो रही है ना, लॉस कंपनसेट करने की बात तो हो रही है ना। तो लॉस कंपनसेट करने की बात हो रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही कहलाएगा।
मतलब तीन पार्टी इन्वॉल्व नहीं होंगी तब भी, हाँ तब भी, क्योंकि जब डेफिनेशन हमने पढ़ी, मैंने तो एक जनरल मीनिंग में बताया था कि तीसरी पार्टी से बहुत इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन में कहीं पे भी तीन पार्टीज नहीं लिखी है। डेफिनेशन केवल क्या बोल रही है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है, इस केस में प्रॉमिस किसका है, एक्स का, और वो ये प्रॉमिस कर रही है कि अगर दूसरी पार्टी को नुकसान हुआ, दूसरी पार्टी कौन है, गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट का नुकसान कंपनसेट करवाएंगे। वो तीसरी पार्टी कंपनसेट करे, वो एक्स खुद कंपनसेट करे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनसेशन ऑफ लॉस होगा तो पक्का ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होगा, क्योंकि फिर वही बात है, जनरल डेफिनेशन में तीन लोग ही होते हैं जनरली, लेकिन स्पेसिफिक डेफिनेशन में तो उन्होंने केवल इतना ही बोला है कि एक पार्टी का नुकसान हो रहा है तो प्रॉमिसर या एनी अदर पर्सन उस कंपनसेशन को, लॉस को कंपनसेट करेगा, उस नुकसान की भरपाई करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। यहाँ दो ही पार्टी थी और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना, और ये चीज हमने कैसे सीखी, डेफिनेशन से। इसलिए हमारे सारे जनरल सेंस सफिशिएंट नहीं होते। आई होप मेरी बात समझ में आ गई कि एक जनरल सेंस का और एक डेफिनेशन का कितना अंतर पड़ता है। आगे चलते हैं। यहां देखो पार्टीज कौन कौन है। एक पार्टी है जो प्रॉमिस कर रही है इंडेमनिटी का, मतलब लॉस को कंपनसेट करने का प्रॉमिस करने वाली पार्टी, उसको हम बोलते हैं इंडेमनीफायर। मतलब जो इंडेमनीफायर है ना, ई आर उसी पे लगाते हैं जो कुछ करता है, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं ना प्रॉमिसर, तो प्रॉमिस करने वाले को बोलते हैं प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस मिलता है उसे बोलते हैं प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर मतलब वो पर्सन जो करता है, तो इंडेमनीफायर मतलब वो पर्सन जो लॉस को कंपनसेट करेगा फ्यूचर में। अगली बात, जिस पर्सन को कंपनसेट किया जाएगा, जिसके लॉसेस को हमने सेव कर दिया, मतलब जिस पर्सन को कंपनसेट किया जाएगा उस पर्सन को हम बोलेंगे इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। एक ही बात है, इंडेमनीफाइड बोला जाए या इंडेमनिटी होल्डर बोला जाए, मतलब ये वो पर्सन है जिसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल पे बात करूं तो गवर्नमेंट जो थी उसके नुकसान को की भरपाई होने वाली है, ये जो लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से। तो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड कौन बन गया, गवर्नमेंट, और जो नुकसान की भरपाई करेगा वो है मिस्टर एक्स, तो वो बन गया इंडेमनीफायर। आगे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, उससे क्लैरिटी और बढ़ेगी। ए ये पार्टी है, मे कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी, ये भी पार्टी है। ए और बी के बीच में इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी, मतलब प्रोसीडिंग्स मतलब कोई कार्यवाही है ना, लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लीगल कार्यवाही, जैसे कोर्ट में होती है उसको बोलते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स। तो अगर कोई प्रोसीडिंग्स हुई किसके अगेंस्ट, सी, बी के अगेंस्ट, और वो प्रोसीडिंग स्पेसिफिकली किसने की है, सी ने। बी और सी का कोई मैटर होगा जिसपे लीगल कार्यवाही या अदरवाइज इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होगी, तो ए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं बी को कंपनसेट कर दूंगा अगेंस्ट व्हाट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग विच सी में टेक अगेंस्ट बी, कि मतलब अगर सी बी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स करवाता है उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। तो मामला ऐसा है कि सपोज कोई कोर्ट में केस है बी और सी का, तो सी के एक्शंस की वजह से अगर बी को नुकसान होता है तो ए उसे इंडेमनीफाई करके देगा, मतलब बी को सेफ्टी दी जा रही है। अगर बी को सेफ्टी दी जा रही है तो बी क्या कहलाएगा, इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनीफाइड। सेफ्टी कौन दे रहा है, ए दे रहा है, तो इंडेमनीफायर कौन है, ए। ऐसा, आई होप ये बात क्लियर हो गई है। आगे देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सम 5000, 5000 रुपए तक की हम इंडेमनिटी देंगे, मतलब कि लॉस कहां तक का कंपनसेट करेंगे, 5000 रुपए। कोई डाउट है तो बताओ। इन अ कॉन्सिक्वेंस when B, who is called upon to pay sum of money to C, failed to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124। और यहां पे कॉन्सिक्वेंस ये है कि अगर B की वजह से नुकसान हुआ C को, तो हम C को कंपनसेट कर देंगे। भाई आप किसी को भी कंपनसेट कर रहे हो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। बी को कंपनसेट करने की गारंटी ले रहे हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। सी को कंपनसेट करने की बात करो तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। यहां पे नीचे उसने थोड़ा सा टोन चेंज कर दिया, मैं एक और बार समझाता हूं इसको।
A contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of a sum 5,000 advance by C to B. तो बेसिकली एक पूरी कहानी खोल दी उसने। C ने B को 5,000 रुपए एडवांस दिए थे, उस एडवांस के अगेंस्ट हम एज ए C को ये बोल रहे हैं कि भाई अगर तुझे नुकसान हो गया तो उस नुकसान को हम कंपनसेट कर देंगे, राइट। तो कहानी थोड़ा नीचे की लैंग्वेज में उसने चेंज कर दी, तो मैंने वापस से उसे कवर अप कर दिया। आगे देखो, एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई, एक्स वाई को इंडेमनिफाई कर रहा है फॉर अ लॉस और डैमेज दैट मे ऑकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। ए के पड़ोसियों के यहाँ कोई पेड़ है, अगर वो टूट गया, वो गिर गया और उससे वाई की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ तो एक्स उसको कंपनसेट कर देगा। If the tree then blows over and damages Y's fence, X will be liable for the cost of fixing the fence। मतलब X कह रहा है कि उसकी वजह से जो भी फेंस को नुकसान होगा, बाउंड्री को नुकसान होगा, वो बाउंड्री को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी X की है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बेसिकली डेफिनेशन ने ये क्लियर कर दिया कि तीन पार्टी का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, जबकि जनरल सेंस में हम ऐसे ही सोचते हैं कि कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है। तो कोई तीन पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, स्पेसिफिक डेफिनेशन ये कहती है। सीधी सी बात है, भले दो पार्टी हो या तीन पार्टी हो, अगर एक पार्टी, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में तीन पार्टी थी, एग्जांपल 2 में ए, बी और सी, नीचे वाली पार्टी में एक्स और वाई दो ही लोग हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कंपनसेशन ऑफ लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है, एक पार्टी ये कह रही है कि वो दूसरे का लॉस कंपनसेट करके दे देगी, तो जिसका लॉस सिक्योर हो गया, जिसका लॉस कंपनसेट होगा, वो इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड कहलाएगा। और जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं लॉस कंपनसेट करके दूंगा, वो पर्सन कहलाएगा इंडेमनिफायर। आई होप ये बात क्लियर हो गई है। आगे पढ़ के देखते हैं क्या हो रहा है। हाउएवर द अबव डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी रिस्ट्रिक्ट स्कोप ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन एज मच एज इट कवर्स ओनली द लॉस कॉज्ड बाय। मतलब देखो, यहां पे हम परफॉर्मेंस नहीं करते, ये बात मैंने सबसे पहले लेक्चर में शुरू करी थी। यहां केवल लॉस कंपनसेट होता है। सपोज करो किसी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, यहां पे पेड़ नहीं गिरा या गिरा तो फेंसिंग को नुकसान नहीं हुआ, तो भाई इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं, फेंसिंग को नुकसान नहीं हुआ तो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। आपने कोई इंश्योरेंस ले लिया किसी इंश्योरेंस कंपनी से, फायर इंश्योरेंस, अब आपके स्टॉक को आग नहीं लगी या आपकी मशीन डिस्ट्रॉय नहीं हुई है फायर से, तो आपको लॉस का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और अगर सपोज डिस्ट्रॉय हुई भी है तो आपको नई मशीन नहीं मिल जाएगी, नई मशीन नहीं मिलेगी, सिर्फ आपकी मशीन जो डिस्ट्रॉय हुई है आग से, उसकी वजह से आपको जो नुकसान हुआ है वो लॉस कंपनसेट होगा। ये लॉस प्रॉमिसर की गलती से हुआ है या किसी और पर्सन की गलती से हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लॉस कंपनसेट अगर हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ही कहलाएगा। Thus, loss occasioned by accident, not caused by any person or an act of God, ये है ना सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, इट इज नॉट कवर्ड। मतलब क्या है इसका? अगर हम कह रहे हैं सर लॉस होना चाहिए प्रॉमिसर की वजह से या एनी अदर पर्सन की वजह से, मतलब वो पर्सन आइडेंटिफाई होना चाहिए जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। अगर नेचुरल रीजंस की वजह से आग लगी है तो उस लॉस का कंपनसेशन नहीं होगा, उसको एक्ट ऑफ गॉड में कवर किया जाता है या नेचुरल इंसिडेंट्स में कवर किया जाता है। मतलब नो पर्सन इज इन्वॉल्व्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व्ड नहीं है, अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द लॉस ओकेजन्ड बाय एक्सीडेंट, नॉट कॉज्ड बाय पर्सन, नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ड्यू टू एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट, ये कवर्ड नहीं होते हैं। आई होप बात समझ में आ गई। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये एक्ट ऑफ गॉड वाली बात कवर नहीं होती। इन केस ऑफ गजानन माहेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, कोई केस लॉ हुआ होगा, ये दोनों पार्टी इन्वॉल्व है डिस्प्यूट में, है ना। पहला वाला पार्टी जो है वो प्लेंटिफ होता है, केस करने वाला, और दूसरी वाली पार्टी जो होती है वो डिफेंडेंट होती है।
ये जनरल सेंस के लिए हमें पता होना चाहिए, आंसर में इसका कोई खास मतलब नहीं है। तो एक केस लॉ हुआ, उसमें एक डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया? टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ मतलब हमने पहले ही पढ़ा, इंडियन लॉ वो है जो हमारे यहाँ पे एक्टिव लॉज है, इंग्लिश लॉ वो लॉ है जिनको देख देख के हमने इंडियन लॉ बनाए हैं। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ या बेसिक जो लॉजिक होता है किसी प्रोविजन या लॉ को बनाने के लिए, अगर वो इंग्लिश लॉ से लिया गया है तो हमें इंग्लिश लॉ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो इंग्लिश लॉ ये कहता है इंडेमनिटी मींस प्रॉमिस टू सेव अनदर हार्मलेस फ्रॉम द लॉस। मतलब कि इंग्लिश लॉ की डेफिनेशन केवल इतनी है कि भाई अगर ऐसा कोई प्रॉमिस है जिसमें आप किसी के लॉस को कंपनसेट करते हो, लॉस को कंपनसेट करते हो, चाहे वो नेग्लिजेंस की वजह से हुआ हो, प्रॉमिसी की खुद की नेग्लिजेंस, मतलब किसी का दोष नहीं है, मैं अपनी गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा हूं इसलिए मैंने एक्सीडेंट कर दिया, इसे मेरे नेग्लिजेंस में माना जाएगा। मेरी कंपनी में मैंने फायर एक्सटिंग्विशर ठीक से नहीं रखे, मैंने केयरलेस बिहेवियर किया, इस वजह से आग लग गई, ये मेरा नेग्लिजेंस है। तो प्रॉमिसी के खुद के नेग्लिजेंस की वजह से भी लॉस होगा तो भी कंपनसेशन मिलता है। ये इंग्लिश लॉ का फंडा है, इंग्लिश लॉ में ऐसा होता है। नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नुकसान होगा तो भी कंपनसेशन मिलेगा। तो इंडियन लॉ में ये अलाउ नहीं है। इंडियन लॉ में साफ वर्ड क्या लिखा है? ड्यू टू प्रॉमिसर नुकसान हुआ है या ड्यू टू एनी अदर पर्सन नुकसान हुआ है। खुद की नेग्लिजेंस से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से नुकसान को कवर नहीं करते हैं इंडियन लॉ। तो इंडियन लॉ में इंडेमनिटी अलग है, इंग्लिश लॉ में इंडेमनिटी अलग है। और एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एमसीक्यू, राइट। आगे चलते हैं। मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की जैसे, जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? जो रिटन या ओरल वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जो एक्शन से किए जाते हैं। मेरे पुराने लेक्चर्स में ये सब चीजें डिटेल में कवर है। तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेस और इंप्लाइड हो सकते हैं, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी एक्सप्रेस और इंप्लाइड दोनों नेचर का हो सकता है। आगे बढ़ के देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कब कहलाता है? जब पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिस करता है टू कंपनसेट, मतलब वो अपने शब्दों से प्रॉमिस करता है कि मैं आपका लॉस कंपनसेट कर दूंगा। दूसरा केस देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज सेड टू बी इंप्लाइड व्हेन ही इन्फर्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट, मतलब अपनी एक्टिविटी से वो ये दिखाता है, अपने एक्शन से वो ये दिखाता है, इन्फर करता है। इन्फर करता है मतलब इंप्रेशन देता है। किससे? अपने कंडक्ट से ये इंप्रेशन देता है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा। आगे देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये भी ऑब्वियस बात है, ये मैंने तुम्हें बताया था ऊपर जब लेक्चर स्टार्ट किया कि ये जो सेक्शन है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के 124 से लेके 147 तक, ये एड ऑन सेक्शंस है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीजें लगती हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे भी लगेंगी। ये वही वाली लाइन लिखी है कि एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए जरूरी है, वैसे ही इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिडिटी के लिए भी जरूरी होंगे। एग्जांपल देखो 4, ए आस्क बी टू बीट सी प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये वो वाली बात हो गई कि ए ने बी से कहा कि यार तू पिटाई कर दे सी की। ऑब्वियसली ये फॉरबिडन बाय लॉ एक्शन है, आईपीसी के अंडर में ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और ऐसी अनलॉफुल और क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये एसेंशियल्स में हमने पढ़ा था। ये ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, पर्पस ही अनलॉफुल है इस कॉन्ट्रैक्ट का। यहां तो ए बोल रहा है बी को कि तू पिटाई कर दे सी की, और जो भी कुछ कोर्ट कचहरी जो भी होगा, पुलिस वुलिस, उसका सब मैं देख लूंगा, कॉन्सिक्वेंस से मैं तुझे बचा लूंगा। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस अनलॉफुल है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, ये वॉइड अब इनिशियो है। बस यही लिखा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो सकता। सपोज करो बी अगर सी की पिटाई कर देता है और उसके ऊपर 1000 रुपए का फाइन आता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के ग्राउंड पे जाके कोर्ट में जाके क्या बी क्लेम कर पाएगा ए के अगेंस्ट? नहीं कर पाएगा, राइट। ए के अगेंस्ट कोई क्लेम इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप किसी पार्टी पे कोई एनफोर्समेंट ऑफ
परफॉर्मिंग प्रॉमिस लगा ही नहीं सकते। ये रीजन है। आगे चलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट मतलब समझ रहे हो ना, इंडेमनिटी। इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट ही है। फायर इंश्योरेंस का मतलब है कि आग लगने को से होने वाले लॉसेस को इंश्योर किया है। मरीन इंश्योरेंस मतलब ट्रांसपोर्ट से होने वाले लॉसेस को इंश्योर किया है। इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट इसलिए क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली कंपनसेशन ऑफ लॉस होता है। सिर्फ जितना नुकसान होगा पार्टी का जिसका गुड्स था, उस नुकसान की ही भरपाई होनी है, और यही बेसिक बात थी। और उस नुकसान के होने के रीजन क्या होने चाहिए? किसी पार्टी की वजह से नुकसान होना चाहिए। एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल कैलेमिटी इंडियन लॉ में कवर नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। बट देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली किस पे मिलता है कि किसी पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। पर तुम मुझे बताओ, क्या ये एक अनसर्टेन इवेंट है? किसी पर्सन की डेथ होना तो सर्टेन इवेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्टिजेंट नेचर के होते हैं, मतलब उसमें हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग दोनों सिनारियोज ओपन होते हैं। जैसे कि सपोज तुमने मरीन इंश्योरेंस कराया तो तुम्हारा गुड सही सलामत तुम्हारे गोडाउन तक पहुंच जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा रास्ते में किसी भी रीजन से, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। दोनों पॉसिबिलिटी है। और अगर वो नुकसान हुआ तो हम पैसे देंगे। ऐसी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, ऐसी कॉन्टिजेंसी होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में तो डेथ होने की सर्टेनिटी है, हर व्यक्ति की डेथ होगी, तो किसी ना किसी दिन तो वो मैच्योर होगा ही होगा। दूसरी बात, यहां पे आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो डैमेजेस। लाइफ के डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी के मरने पे उसके जीवन की वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी के डिस्ट्रॉय होने पे होने वाले लॉसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो सर्टेन भी नहीं होते, वो ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आएंगे। आई होप ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं। राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। ये इंडेमनिटी होल्डर कौन है? जिसके लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए या जिसके लॉसेस को कंपनसेट करने के इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। इसे इंडेमनिफाइड भी बोलते हैं। ये इंडेमनिफाइड पर्सन भी कहलाता है। तो ऐसा पर्सन जिसके लॉस कंपनसेट हो रहे हैं, उसके राइट्स क्या है? राइट्स मतलब उसको क्या हक है उस कॉन्ट्रैक्ट पे। पहली चीज, द प्रॉमिसी। ये व्यक्ति प्रॉमिस ही तो है, इसे ही तो प्रॉमिस किया गया है कि आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इंडेमनिटी होल्डर ही प्रॉमिसी होता है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यही बंदा प्रॉमिसी होता है। द प्रॉमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड मतलब उसे राइट है। क्या राइट है? सबसे सिंपल राइट क्या है? रिकवर फ्रॉम इंडेमनिफायर या प्रॉमिसर। इंडेमनिफायर वो पर्सन है जो लॉस कंपनसेट करके देगा। इंडेमनिफाइड पर्सन वो पर्सन है जिसका लॉस कंपनसेट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली जो इंडेमनिफाइड पर्सन है उसे ये राइट है कि वो इंडेमनिफायर से रिकवर करे अपने लॉसेस को, ऑल डैमेजेस रिकवर करे, विच ही मे कंपेल टू पे इन द सूट। नंबर 2, ये सूट का मतलब क्या है? सूट मतलब होता है कि कोर्ट केस में जो खर्चे हुए हैं उसका कॉस्ट, और कोई खर्चा आया है ब्रिंगिंग एंड डिफेंडिंग द सूट, एंड ऑल सम ही मे हैव पेड अंडर द टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, और अगर कोई सेटलमेंट हुआ है, टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज मतलब सेटलमेंट, तो दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है, तो जो इंडेमनिफाइड पर्सन है, मतलब जिसका लॉस कंपनसेट करने की बात की गई है, वो अपना डैमेजेस तो क्लेम कर ही लेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसके हिसाब से। उस डैमेजेस को क्लेम करने के नाम पे अगर उसे कोई सूट फाइल करना पड़ा
उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी वो क्लेम कर सकता है। ये 3 बातों में ऐसा लिखा है। कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलते हैं। When does the liability of an indemnifier commenced? इंडेमनीफायर मतलब वो पर्सन जिसने इस बात की एश्योरेंस दी थी कि अगर नुकसान होगा तो मैं कंपनसेट करूंगा, वही पर्सन है इंडेमनीफायर। इसको हम प्रॉमिसर भी कह सकते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का, पर ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको हम जनरली प्रॉमिसर प्रॉमिसी इस तरह से नहीं बुलाते, इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड बुलाते हैं, क्योंकि ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो पार्टीज के नाम भी इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड हो गए प्रॉमिसर से प्रॉमिसी से। तो बेसिकली ये पर्सन कोई नहीं, प्रॉमिसर है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का। ऑल्दो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट ऑन द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। देखो, एक्ट ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भी कोर्ट में केस गए हैं उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो लाइबिलिटी है इंडेमनीफायर की वो उस दिन से स्टार्ट हो जाती है जैसे ही नुकसान होता है इंडेमनिटी होल्डर का। जैसे ही ये सर्टेन होता है कि उसका नुकसान कितना हुआ है, उसकी वैल्यू निकल गई है, उसी दिन लाइबिलिटी आ जाती है। इसको मैं जरा एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूं। सपोज तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई है, आग लगते से इंश्योरेंस कंपनी लाइबल हो जाएगी क्या? तुमने उस पर इंश्योरेंस ले रखा है, फायर इंश्योरेंस, तो तुम्हारे गोडाउन में जिस समय आग लगी उसी समय लाइबल हो जाएगी क्या इंश्योरेंस कंपनी? आंसर इज नो। इंश्योरेंस कंपनी अपना एक इन्वेस्टिगेटर भेजेगी जो उन रीजंस का पता लगाएगा कि आग क्यों लगी है, क्योंकि अगर रीजंस नेचुरल कैलामिटी, एक्सीडेंट या ऐसे हुए कि जिसमें किसी पर्सन की गलती ही नहीं है, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर ये पता चलता है कि हाँ किसी पर्सन की गलती है, कोई पर्सन इन्वॉल्व है, तो हो सकता है आपको क्या मिलेगी, फिर कंपनसेशन मिलेगा। उसके बाद भी एक चीज और करेगा इन्वेस्टिगेटर ये अश्योर करेगा कितने रुपए का नुकसान हुआ है। वो जो नुकसान है उसे पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर किया जाएगा, और पॉलिसी अमाउंट से कंपेयर करने के बाद एक अमाउंट निकलेगा कि आपको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो जब इंडेमनिटी होल्डर का वो अमाउंट एब्सोल्युटली और सर्टेनिटी के साथ निकाल लिया जाता है, तभी कमेंसमेंट शुरू होती है किसकी? इंडेमनीफायर की। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी वहां से कमेंस होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी उस पॉइंट ऑफ टाइम से जिम्मेदार मानी जाएगी कंपनसेशन देने के लिए जब इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टिगेटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसमें यह जस्टिफाई करेगा कि हाँ यहां पे क्लेम बनता है। ऐसा हो। आगे चलो। दिस प्रिंसिपल हैज बीन फॉलोड बाय द कोर्ट्स इन सेवरल एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो, ए प्रोमिसेस टू कंपनसेट एक्स, तो ये हो गया इंडेमनीफायर। अच्छा ये होगा कि अब जब इसे रिवाइज करो तो हमेशा तुम्हें ये एग्जैक्टली समझ में आए, ये इंडेमनीफायर है, ये इंडेमनीफाइड है। फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफर बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट वाई, तो वाई के साथ अब वो केस लड़ रहा है, एक्स और वाई का केस चल रहा है, और वाई की वजह से अगर कोई नुकसान होगा एक्स को तो ए उसकी भरपाई करके देगा। द कोर्ट ऑर्डर्स एक्स टू पे डैमेजेस। सपोज यहां पे एक्स को नुकसान हो गया, कोर्ट ने उस केस का फैसला ये सुनाया कि वाई को पैसे मिलेंगे और एक्स पे करेगा कितने, 10,000 रुपए। तो यहां एक्स को नुकसान हो गया तो ऑब्वियसली वो इंडेमनीफाइड है और इसे इस नुकसान की भरपाई मिलेगी किससे? इंडेमनीफायर से। तो जैसे जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 10,000 रुपए देने हैं एक्स को, एक्स के ऊपर जिस दिन लायबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टेन हुई है उसी दिन से लायबल हो जाएगा ए। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहां तक एक टॉपिक कवर हो गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी का। तो यहां तक पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अगले लेक्चर में मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझाता हूं। ठीक है, अननेसेसरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये अगर दिमाग में ठीक से सेट रहेगा तो इससे गारंटी कितना डिफरेंट है ये आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे तुम्हें क्लियर कर दिया कि 2 पार्टी और 3 पार्टी दोनों केस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर एक पार्टी को लॉस हो रहा है और दूसरी पार्टी उसे कंपनसेट करने की बात करती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहा जाता है। इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में जो डिफरेंस है वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। इंडियन लॉ में
नेचुरल कैलेमिटी, एक्सीडेंटल सिचुएशंस जिसमें किसी पार्टी की कोई गलती नहीं है, उसे एक्ट ऑफ गॉड बोल के कंपनसेट नहीं किया जाता है, जरूर किसी पार्टी की गलती होनी चाहिए। ये दोनों कहानी कहां से क्लियर हुई? जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन पढ़ी। जनरल सेंस में हम इंडेमनिटी को कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में इंडेमनिटी अलग है, अमेरिका में इंडेमनिटी अलग है, तो जनरल सेंस में इंडेमनिटी बहुत ब्रॉड है। लेकिन हमारे इंडियन लॉ ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 124 से 147 में स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी है और उसे डिफाइन किया है, तो हम केवल उतना ही पोर्शन कंसिडर करके चलेंगे इंडिया में। ये बात समझ लो, दुनिया में इंडेमनिटी अलग है, इंडिया में अलग है। इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इंडेमनिटी होती है, इसलिए मैंने ये चीज क्लैरिटी से समझा दी है। आगे हम इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।